दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है उन सभी बच्चों के लिए जो कि एसबीआई पीओ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की 2026 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो। तो इसी के लिए आज बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और एक एक चीज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते रहो। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है 2026 के लिए। वैकेंसीज इस बार 1500 है, सबको पता है। सैलरी 21 लाख है जो कि पर एनम है, मतलब एक महीने में 1 से 1.5 लाख तुम एवरेज मान लो, बट इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी कि आपको किस सिटी पे पोस्टिंग मिली है। जैसे कि अगर आपको पोस्टिंग महाराष्ट्र जैसे सिटी में मिलेगी तो वहां आपकी सैलरी बेसिकली और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको जहां पे आप रहते हो उसका भी आपको चार्ज मिलता है। अच्छा, प्रीलिम्स की बात करें तो कोई चेंज नहीं आया है। इवन मेंस पे भी ऐसा कुछ बहुत मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, आपकी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में कौन सा चेंज आया है थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एज 20 से 30 के बीच में रहती है, ये बेसिक चीजें तो सबको पता है। बट जो फोकस करने वाली बात है वो इस पे है कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम कब होगा। डेट आ चुकी है, तो 1 अगस्त को हमारा प्रीलिम्स होगा और 13 सितंबर को हमारा मेंस होगा। तो इसका मतलब अभी 1.5 महीना है, तो प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो क्या मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो हो सकता है सिलेक्शन। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो फिर तो इस बार को छोड़ के पिछले बार के लिए तुम अप्लाई करो, उसके लिए ज्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है और इस बार उसको चाहता है कि सर और अच्छे से मेरी प्रिपरेशन हो और अच्छे से मैं प्रैक्टिस कर सकूं, तो एग्जाम निकल सकता है। बट ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम 3-4 घंटे पढ़ोगे फिर तो सिलेक्शन नहीं होगा। बट हाँ, अगर तुम 8-10 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो तो इस साल तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। बट एक सही गाइडेंस चाहिए, सही रूटीन चाहिए, और उस हिसाब से तुमको मॉक सही से दो और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे फोकस करो। अब बात करते हैं सर सिलेबस क्या होता है। जब एसबीआई ने अपना सिलेबस बताया था तो उसने पहले ही तुम्हें ये चीज कंफर्म कर दी थी कि जो भी तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में सिलेबस आता है वो तुम्हारे इंग्लिश कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है। जब इन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया था, तो जो भी हम पढ़ते हैं वो हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल देख सकें, क्योंकि हमने प्रोविजनरी ऑफिसर बनना है और प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए कम्युनिकेशन स्किल उस पर होनी चाहिए, आनी चाहिए। और वही आगे जाके जब ब्रांच का मैनेजर बनेगा तो कैसे चीजों को हैंडल करेगा, इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए हमारा सिलेबस ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है। इसमें केवल 4 चीजें हमसे पूछी जाती है। अटेम्प्ट हमको केवल 3 करनी होती है। हालांकि जो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है वो तुम्हारा आईबीपीएस पीओ में भी होता है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसबीआई पीओ, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक तो तुमको ईमेल पूछा जाता है, एक सिचुएशनल एनालिसिस पूछा जाता है, एक रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाती है और एक प्रेसी राइटिंग पूछी जाती है। इन तीनों में से तुम्हें 3 ही अटेम्प्ट करने होते हैं चारों में से। अच्छा, अब बच्चे बहुत बार पूछते हैं सर एक तो कितने मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और मिनिमम कट ऑफ कितनी चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितना स्कोर करना है जिससे कि हम पास हो जाए। तो पहली बात तो यह है कि मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए वो एसबीआई कभी भी नहीं बताता है, इसको कभी वो डिस्क्लोज नहीं करता है। बट इसको हम एक ऐसा एक्सपेक्ट लगा सकते हैं कि जितने भी टोटल मार्क्स होते हैं उनका हाफ मार्क्स तो तुम्हें चाहिए चाहिए। जैसे पिछले साल जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग था वो 50 मार्क्स का था, तो 25 तो तुम्हें चाहिए चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए। इस बार डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तुम्हारा 30 मार्क्स का है, जैसे कि तुमने देख लिया होगा, तो कम से कम तुम्हें 15 मार्क्स तो चाहिए चाहिए, मिनिमम मार्क्स जो तुम क्वालिफाई कर सको। लेकिन मैं इस बारे में नहीं कभी भी सहमत होता, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कट ऑफ। और कट ऑफ के लिए तुम्हारे मेंस और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, और इसी फाइनल कट ऑफ की बेस पे तुमको कॉल आता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम फाइनल कट ऑफ निकालो तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे तुम्हें मिनिमम मार्क्स पे फोकस नहीं करना है कि 30 मार्क्स से तुम्हें केवल 15 मार्क्स लेके पास हो जाऊंगा। तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करना है ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो सके, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और मेंस के एग्जाम के मार्क्स के तौर पे ही तुम्हारी फाइनल कट ऑफ बनेगी और तुम्हें कॉल आएगी। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो बच्चे केवल मिनिमम स्कोर करने के लिए ही एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो तो पहले कंपटीशन से बाहर है। अगर तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम स्कोर करने में फोकस करो। तो ये नहीं कि केवल तुम्हें 15 मार्क्स लाने हैं, नहीं, तुम ये करो कि तुम्हें 20, 25 या इवन 30 मार्क्स भी अगर तुम ला सको डिस्क्रिप्टिव में तो काफी अच्छी बात है, और हो जाएंगे। अरे बहुत इजी होता है डिस्क्रिप्टिव, बहुत टफ नहीं होता। जितना कि बच्चे सोचते हैं उतना टफ कुछ नहीं होता है। अभी तुम्हें बताऊंगा कि किन पॉइंट्स पे हमको ध्यान देना होता है, कौन से शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं और कैसे फॉर्मेट में तुम किसी भी चीज को लिखते हो। अब बात करते हैं जो डिस्क्रिप्टिव हमारी राइटिंग होती है। तुमको 30 मार्क्स की पूछी जाती है, 3 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट पे तुम्हें इसको टाइप करना होता है, और तुम्हारे पास 130 से 150 वर्ड्स की लिमिट होती है। इसी वर्ड्स की लिमिट के अंदर तुम्हें अपना आंसर देना होता है। 30 मिनट है, 3 क्वेश्चन है
और तुमको 130 से 150 वर्ड्स के अंदर ही हर एक का आंसर देना है और टाइप करके देना है। अब तुमको पहले ही बोला है कि ये तुम्हारा टेस्ट इसलिए हो रहा है ताकि तुम्हारे इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल वो चेक कर सके। बात ये आती है कि तुम्हें दो ऑप्शन दिए होते हैं ईमेल्स पे, उनमें से तुम्हें एक ईमेल को अटेम्प्ट करना होता है। वैसे तुम्हें दो ऑप्शन दिए होते हैं सिचुएशन एनालिसिस के, उनसे तुम्हें एक सिचुएशन एनालिसिस को अटेम्प्ट करना होता है। और लास्ट पे रिपोर्ट और प्रेसी राइटिंग में से किसी एक को तुम्हें प्रेफरेंस देनी होती है। तो टोटल तुम्हें 3 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 30 मिनट में तुम्हें टाइप करने होते हैं। ये तुम्हारा पूरा फॉर्मेट होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एसबीआई पीओ में। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपना खुराफाती दिमाग लगाते हैं, क्योंकि है ही हमारी खतरनाक बच्चे, तो वो सोचते हैं सर एक ईमेल तो करना है वो कर दूंगा, एक सिचुएशन एनालिसिस करना है वो भी कर दूंगा, और रिपोर्ट और प्रेसी राइटिंग में से एक करना होता है तो एक काम करूंगा मैं रिपोर्ट राइटिंग कर दूंगा, प्रेसी को तो पढ़ूंगा ही नहीं। तो मेरा एक सवाल है कि जब तुम ईमेल पढ़ रहे हो, सिचुएशन एनालिसिस पढ़ रहे हो, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ रहे हो, तो भाई प्रेसी भी पढ़ ही लेना, उसमें क्या दिक्कत है। अगर तुम फिर से बोल रहा हूं मिनिमम माइंडसेट में काम करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। मिनिमम माइंडसेट पे सबके सब काम कर रहे हैं, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तुम एसबीआई पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर बनना चाहते हो 2026 में, तो मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करो। सबका सब पढ़ोगे तो वहां पे एग्जाम में तुमको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और जब तुम अंदर जाओगे तो तुम काम भी कर पाओगे। केवल एग्जाम में हमारा फोकस नहीं है एग्जाम में पास हो जाएं, अंदर जाएं तो भी हमको चीजें आए, तो इसलिए भी ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की कि सर ईमेल राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी और रिपोर्ट में से एक करना होता है, तो इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, कौन सी स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें ताकि मैक्सिमम मार्क्स आए। मिनिमम नहीं, 15 मार्क्स नहीं चाहिए हमको, कम से कम 20 या 25 मार्क्स तो लाने ही लाने, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। अच्छा, अब स्ट्रेटेजी जो बनती है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के बनानी चाहिए। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर पे कौन से क्वेश्चन आया था, 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो 2025 में अगर तुम देखोगे तो ईमेल राइटिंग में तुमसे पूछा गया था कि तुम्हें एड्रेस प्रूफ देना है होम लोन के लिए, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था और इससे तुमको 150 वर्ड्स पे लिखना था। सिचुएशन एनालिसिस से तुम्हें बोला गया था, अब देखो यहीं पे पता चलता है कि जो एग्जाम आता है, अगर कोई बच्चा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को ये सोच के जाए कि सर मैं तो रट के चले जाऊंगा, कुछ टॉपिक पकड़ूंगा उनको रट दूंगा, पॉइंट्स को रट दूंगा और तब एग्जाम देने चले जाऊंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। पिछली बार जो एग्जाम आया 2025 में, अगर कोई बच्चा है तो वो मुझे बताना, उसी से पता चल गया है कि बहुत ही अच्छे लेवल का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पूछा जाता है, और जो तुम पढ़ के जाते हो उससे काफी अलग आ जाता है चीजें। जैसे पिछली बार फाइनेंस ऑफ इंडिया ये कुछ नहीं आया था, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, पिछली बार उन्होंने सिचुएशन एनालिसिस में बोल दिया कि दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स हैं, वो दोनों के दोनों फ्रेंड्स लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं और एक फ्रेंड ने दूसरे को कॉल नहीं किया बहुत काफी टाइम से, लेकिन क्योंकि उसकी हिस्ट्री अच्छी रही है तो इसके बेस पे तुम क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकते हो। तो देखो बिल्कुल कंप्लीटली अलग क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बच्चे यहाँ पे घबरा जाएंगे कि सर फिर तो हम कैसे प्रिपरेशन करें, इसीलिए बोल रहा हूं तुम्हें रटने में फोकस नहीं करना है, तुम्हें फॉर्मेट को समझने में फोकस करना है कि फॉर्मेट किस चीज का कैसे लिखा जाता है। अभी मैं तुम्हें पॉइंट्स भी बताऊंगा, तुम्हें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और तुम्हें बोलूंगा कि फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, किन किन पॉइंट्स पे तुम्हें ध्यान देना होता है। अगर तुम उनमें ध्यान दोगे तो तुम्हें रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी नहीं, ये मैं बोलूंगा तुम्हें। अच्छा, फिर आता है कि एक बोला था कि तुम्हारे ब्रांच में कोई एम्प्लॉय है जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो एज अ ब्रांच मैनेजर तुम कैसे उस चीज को टैकल करोगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम कैसे ढूंढोगे, इसके बारे में तुम्हें सिचुएशन एनालिसिस करना था। इसकी वर्ड लिमिट 130 वर्ड्स दी थी। वैसे प्रेसी राइटिंग में बोला था एआई ह्यूमंस को चेंज करेगा, तो कैसे रिप्लेस करेगा, तो कैसे तुम्हें बोलना है। और रिपोर्ट राइटिंग में ये बोला था कि एक फायर इंसिडेंट हो गया किसी जगह में मूवी के दौरान, तो उस पर तुम्हें एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है, तुम एक जर्नलिस्ट हो या एक रिपोर्टर हो और रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनके बेस पे अब हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सबसे पहले पकड़ते हैं ईमेल राइटिंग को, कि ईमेल राइटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले तो तुम इसका बेस समझो कि ईमेल राइटिंग हम करते ही क्यों है और कौन करता है इस चीज को। अब देखो, जब भी हम किसी को ईमेल लिखते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम को बता रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो ईमेल राइटिंग में हम क्या करते हैं, अगर बच्चे बहुत बार यही सोचते हैं सर ईमेल राइटिंग पे तो वो हमारी इंग्लिश को चेक कर रहा होगा कि कितनी फ्लुएंट हम इंग्लिश में हैं, कितने इलोक्वेंट हम इंग्लिश में हैं। नहीं, वो तुम्हारी इंग्लिश की स्किल्स को चेक नहीं कर रहा है। ईमेल राइटिंग में तुम्हें कुछ एरियाज होते हैं जिनमें सोचना होता है, वहां पे तुम्हारी इंग्लिश चेक नहीं होती। तुमको एक तो ये पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम क्या लिख रहे हो और तुम्हारा एक्शन क्या है, तुम क्या चाहते हो। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा पर्पस क्या है लिखने का, रीजन क्या है। 3 चीजें तुमको लिखनी होती है, एक तो पर्पस कि तुम्हारा रीजन क्या है लिखने का, क्या उद्देश्य है। डिटेल्स, डिटेल्स में बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं जैसे
जब मैं पढ़ाता भी हूँ और बच्चों से सबमिशन लेता हूँ तो वहां पे बच्चे डिटेल से अपनी फुलफिल नहीं करते। तो मैं ये पता होना चाहिए कि अगर तुम कोई कस्टमर हो तो तुम पे क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे कि तुम डेट मेंशन नहीं करते हो बहुत बार, या अपना बैंक अकाउंट मेंशन नहीं करते हो, या अपनी मम्मी या पापा कहाँ से हैं, उनका क्या नाम है, क्या बैंक अकाउंट है, ये मेंशन नहीं करते हो। तो एक तो तुम्हें पर्पस पता होना चाहिए, क्या पर्पस है, रीजन क्या है लिखने का ईमेल। दूसरी चीज है तुम्हें डिटेल्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिटेल एज अ कस्टमर तुम्हें जरूरत है अगर तुम कस्टमर हो तो। और तीसरी चीज है रिक्वेस्ट, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो या कोई और रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये तीन चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए जब भी तुम ईमेल लिखते हो। किसी को भी पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कारण तुम ईमेल लिख रहे हो। देखो, ईमेल में तुम्हारी इंग्लिश चेक नहीं होती है, इस पे अगर तुम बैंक में हो तो एज अ बैंक तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म चेक होता है कि तुम कितने प्रोफेशनल हो, एज अ एम्प्लॉय कितने प्रोफेशनल हो। और अगर तुम कोई कस्टमर हो, तुम बैंक को ईमेल लिख रहे हो, तो तुमको ये चेक होता है कि तुम कितने डिसेंट हो, कितने अच्छे सिटीजन हो, वो चीजें चेक होती है। तो अगर तुम बैंक में हो कस्टमर को लिख रहे हो, या कस्टमर हो बैंक को लिख रहे हो, तो तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म चेक किया जाता है, तुम्हारी डिसेंसी चेक की जाती है, ना कि तुम्हारी इंग्लिश। तो ईमेल राइटिंग पे हम पर्पस, डिटेल और रिक्वेस्ट पे ध्यान देते हैं। इन तीन एरियाज के बारे में तुम्हें सोचना होता है, और इसके 12 पॉइंट्स होते हैं कि तुम कैसे ईमेल लिखते हो। वो 12 पॉइंट्स मैं तुम्हें बताऊंगा जब मैं एक प्रॉपर क्लास लेके आऊंगा। तो अगर तुम चाहते हो कि सर आप एक प्रॉपर क्लास लेके आओ एसबीआई पीओ के डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो मैं लेके आ जाऊंगा, और जो स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे टाइप करके बताऊंगा इसी यूट्यूब चैनल में। तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सिचुएशनल एनालिसिस। अब बहुत लोग तो इसका मतलब ही समझ नहीं पाते हैं, इसी कारण वो अच्छे से इसको कर नहीं पाते हैं। देखो, सिचुएशनल मतलब जो भी परिस्थिति है उसको एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब ये होता है सॉल्यूशन निकालना। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालना, इसी को सिचुएशनल एनालिसिस कहते हैं। और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कौन निकालता है? बैंक का मैनेजर निकालता है, डेफिनेटली सी बात है। तो अगर तुम बैंक के मैनेजर हो और अगर तुम बाद में बनोगे भी, तो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आएगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम कैसे निकालोगे, इसी को सिचुएशनल एनालिसिस कहते हैं। अब इसमें भी तुम्हें अपने कोई ओपिनियंस नहीं देने हैं कि तुम्हारे मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग। यू आर अ प्रोफेशनल और आपका प्रोफेशनलिज्म वो चेक कर रहा है, तो आपको अपने ओपिनियंस नहीं देने एज अ मैनेजर। आपको केवल और केवल जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसको एनालाइज करना है, और उसके बारे में आपको सॉल्यूशंस बताने हैं। केवल ये तीन चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना है। जैसे प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, या इसके न्यूट्रल पॉइंट्स क्या हैं, मतलब वो एरियाज जहां पे फर्क नहीं पड़ रहा है। और लास्ट में आप इसके सॉल्यूशंस बताओगे कि आप सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हो, वो पॉइंटर में आप दोगे। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि मान लो तुम किसी भी बैंक के मैनेजर हो और तुम्हारा कोई एम्प्लॉय है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है पर्सनल, जिसके कारण वो काम पे फोकस नहीं कर रहा है और उसका परफॉर्मेंस डिप हो रहा है। तो आप एज ए मैनेजर कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें लिखना है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तो तुम ये बोल सकते हो कि प्रॉब्लम है किसी भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, डिप हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब आप उसको एनालाइज करोगे। सेकंड पॉइंट कि एनालिसिस में कैसे करोगे, तो आप उसके पहले पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ लिखोगे, कुछ नेगेटिव और कुछ न्यूट्रल पॉइंट लिखोगे। कि जैसे पॉजिटिव क्या है, कैसे अच्छा काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पे उसकी कमी आ रही है, और न्यूट्रल मतलब किन चीजों में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसके काम का। और लास्ट पे आप सॉल्यूशन लिखोगे कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप इसका बेहतरीन सॉल्यूशन निकाल सकते हो एज एन मैनेजर। अब देखो, सॉल्यूशन में तुम कैसे लिख सकते हो। जैसे कि तुम सबसे पहले तो सॉल्यूशन में पॉइंट्स में ये लिख सकते हो कि तुम मैनेजर हो, तो सबसे पहले तुम उसके साथ प्राइवेट डिस्कशन करोगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, कैसी प्रॉब्लम है, कितना टाइम तेरे पास है, ये सब। दूसरी बात है, अगर उसके पास काम ज्यादा है, वो घर का काम भी है, यहाँ पे भी काम ज्यादा हो रहा है, तो वो आप उसको डेलीगेट कर सकते हो उसके अदर मेंबर्स पे। और तीसरी चीज है कि आप उसके परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो कि जैसे आपने उसको कुछ छोटे मोटे टास्क दिए, वो कितनी जल्दी उस चीज को कर रहा है, या अगर कहीं पे उसने एक दिन काम डिले किया या एक दिन काम स्किप किया तो उसको वो कितने जल्दी रिकवर कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे आपको पॉइंट्स में सोल्यूशन किसी भी चीज के लिखने होते हैं। फिर बता रहा हूँ, सिचुएशन एनालिसिस का मतलब है आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना है, और उसके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल पॉइंट लिखने हैं। और आपको अपना कोई ओपिनियन नहीं देना है उस पर। जो प्रोफेशनलिज्म है, जो सही तरीका है, उसको आपको वहां पे साइड में लिखना है। और बाकी इसके भी 10 स्टेप होते हैं जो कि मैंने बनाए हैं। तो अगर जब मैं क्लास लूंगा तो उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ पाएगा।
थ्योरी अलग होती है, और जब प्रैक्टिकली हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक अलग चीज होगी, और एक एक बच्चा अपनी तरफ से इस चीज को ले सकता है। और फिर तुमको एक बार फॉर्मेट पता चल गया कि किन किन चीजों में ध्यान देना है, तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कोई भी सिचुएशन आएगी तुम्हें पता होगा कि भाई एक तो प्रॉब्लम, एनालिसिस, सॉल्यूशन, और एनालिसिस भी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इस टाइप से जब तुम करोगे अप्रोच तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास एक फॉर्मेट होगा। फिर बोल रहा हूं, बच्चे डिस्क्रिप्टिव में इसलिए घबराते हैं क्योंकि वो रटने में फोकस करते हैं, यार मुझे तो ये भी रटना पड़ेगा, ये टॉपिक भी रटना पड़ेगा। जबकि टॉपिक रटा नहीं जाता है, फॉर्मेट को समझा जाता है कि एक तो तुम्हारा पर्पस क्या है, रीजन क्या है, किस वे में तुम्हें लिखना है, कहां पे क्या चीज लिखनी है, कहां पे क्या चीज नहीं लिखनी है, और कैसे लिखनी है, वो चीजें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रेसी राइटिंग में। देखो, प्रेसी राइटिंग में बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि प्रेसी में तुम एक न्यूज़पेपर एडिटर हो और तुम्हें वहां पे कुछ लिखना नहीं है, तुम्हें कट करना है चीजों को, पॉइंट्स पे चीजों को कट करना है, कुछ लिखना नहीं है। तुम एडिटर हो, तुम प्रेसी राइटिंग कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे नहीं करते हैं वो हेडलाइन नहीं लिखते। हेडलाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडलाइन नहीं लिखते बच्चे। और दूसरी बात है, कहीं कहीं पे क्या क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे बहुत बार जो तुम डेटा इंक्लूड करते हो, प्रेसी में तुम डेटा इंक्लूड नहीं करते हो, डेटा इंक्लूड समरी में होता है। वैसे ही कोई नंबर या कोई फिगर दिया है वो तुम प्रेसी पे इंक्लूड नहीं करते, वो भी समरी में इंक्लूड करते हो। प्रेसी में सिंपल सा होता है, तुम एडिटर हो, तुम्हें राइट नहीं करना है, तुम्हें चीजें को कट करना है। बताऊंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक हेडलाइन लिखोगे, सिंपल से एक फ्लो चार्ट बनाओगे, उसमें तुम्हें 3 चीजें लिखनी होती है, क्या हुआ, क्यों हुआ, और उसका क्या रिजल्ट आया। बस ये 3 चीजें लिखनी होती है, तुम्हारा प्रेसी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी है क्या हुआ, क्यों हुआ, और उसका रिजल्ट क्या आया। बस एक फ्लो चार्ट से तुम्हें समझाना होता है, अपनी मर्जी से कोई चीज लिखनी नहीं है, ना ही तुम्हें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वहां पे। बस एक एडिटर के तौर पे तुम्हें वो चीजें लिखनी है, बस इतना है प्रेसी राइटिंग, और कुछ भी नहीं है। और अगर हम लास्ट पे बात करें रिपोर्ट राइटिंग की, तो तुम सबको पता है रिपोर्ट राइट करना है। और रिपोर्ट को कौन राइट करता है, रिपोर्टर राइट करता है, जर्नलिस्ट राइट करता है। सिंपल। एक था हमारा सिचुएशनल एनालिसिस, तो सिचुएशन को कौन एनालाइज करेगा, कौन सॉल्यूशन निकालेगा, जो बैंक का मैनेजर होगा। और रिपोर्ट राइटिंग कौन करता है, जो रिपोर्टर होगा। एक जगह मैं देख रहा था तो कोई टीचर था, वो करवा रहा था सिचुएशन एनालिसिस में रिपोर्ट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में सिचुएशन एनालिसिस, जबकि इतना नहीं पता है कि दोनों का नाम ही अलग है, और दोनों जगह साफ साफ पता चल रहा है कि रिपोर्ट तो रिपोर्टर ही करेगा। अब जब तुम एक रिपोर्टर होते हो, एक जर्नलिस्ट होते हो, तो तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। मतलब कोई भी इंसिडेंट कहीं घटता है तो उसके बारे में तुम फैक्ट्स लिखते हो, ना कि तुम स्टोरी बताते रहोगे उसके बारे में। स्टोरी नहीं बताओगे कि भाई क्या क्या हुआ, स्टोरी नहीं बता रहे हो, तुम जर्नलिस्ट हो, तुम फैक्ट बताओगे। क्योंकि जब तुम न्यूज पे देखते हो तो फैक्ट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तुम कोई डैश कश्यप नहीं हो जो तुम फालतू की स्टोरी बताओगे कि टीचर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तुम फैक्ट्स बताओगे। अब इनको 3 स्टेप पे तुमको अपना रिपोर्ट राइटिंग लिखना होता है। सबसे पहले तुम्हारी हेडलाइन आती है, उसके बाद तुम इंट्रोडक्शन देते हो छोटा सा, और उसके बाद तुम पूरा का पूरा जो उसकी बॉडी होती है वो लिखते हो। और बॉडी तुम पॉइंट्स पे लिखते हो, पॉइंट्स में लिटरली तुम पॉइंटर्स में लिखते हो कि ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। हेडिंग और इंट्रोडक्शन पॉइंट पे नहीं लिखे जाते हैं, बट तुम्हारी जो बाकी चीजें होती है, एक्सप्लेन जो तुम करते हो, वो पॉइंट्स पे लिखे जाते हैं। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर 3 स्टेप होते हैं रिपोर्ट राइटिंग लिखने के, लेकिन माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट ये है कि तुम जर्नलिस्ट हो, स्टोरी नहीं बता रहे हो, ओनली यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स। अब कौन कौन सी चीजें तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए, देखो जो तुम्हें शॉर्ट ट्रिक होता है, जो फॉर्मेट होता है वो बता रहा हूं। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, हाउ, ये चीजें तुम्हारे दिमाग में होगी तो तुम आराम से बॉडी लिख दोगे। जैसे प्रीवियस ईयर में तुम्हारे पास क्वेश्चन आया था कि तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग लिखनी थी और कहीं पर फायर इंसिडेंट हो गया, मूवी चल रही थी, तो अब उसके बारे में तुम्हें फैक्ट्स लिखने हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम हेडलाइन लिखोगे कि फायर इंसिडेंट हो गया कहीं पे, ठीक है, हेडलाइन तो कोई भी लिख देगा। और मान लो फायर इंसिडेंट तुम्हारा उत्तराखंड हरिद्वार में हो गया। इंट्रोडक्शन पे तुम यही लिखोगे कि फायर इंसिडेंट हो गया हरिद्वार में इतने बजे, ऐसे से लिखोगे। अब बॉडी में तुम्हें कैसे लिखना है, देखो, तो बॉडी में तुम ये पॉइंट्स को अपने दिमाग पे बिठा के रखोगे। जैसे क्या हुआ, तो फायर इंसिडेंट हुआ, तुम सबको पता है। व्हेन, कब हुआ, तो मान लो 12 बजे हो गया फायर इंसिडेंट। वेयर, कहां हुआ, तो मान लो हरिद्वार में हो गया, उत्तराखंड में। कौन कौन थे वहां मौजूद, तो तुम बोल सकते हो कि 15 लोग यहाँ पे सीरियसली इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, ठीक है। वाई, क्यों हुए, तो तुम वहां पे रीजन दे सकते हो, क्योंकि मे बी कोई स्मोकिंग कर रहा था और वहां पे उसने मैच स्टिक को ऐसी रख दिया और उसके कारण वहां पे कोई आग वगैरह लग गई। अब हाउ, कैसे लगी, तो वहां पे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो चीजों को पॉइंट्स में, कैसे लगी, कि तुम अपना रीजन दे सकते हो, क्योंकि वहां पे मे बी कोई सेफ्टी चीजें नहीं थी, या कोई गियर नहीं थे, या वहां पे एग्जिट ये थी, ऐसे अपना अपनी मर्जी से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने होते हैं। और
अगर तुम्हें ये पॉइंट्स पता है तो क्या तुम हेडलाइन नहीं लिख सकते? क्या तुम इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते? क्या तुम उसकी पूरी बॉडी नहीं लिख सकते? इन्हीं पॉइंट्स से बेस पे लिखना है। तो फिर बोल रहा हूं, बच्चे फोकस करते हैं रटने में, कि हम कोई टॉपिक पढ़ लेंगे 10-15 उसको रट देंगे, और आता एग्जाम में कुछ अलग ही है, और वहां पे फिर बच्चे पैनिक हो जाते हैं। जबकि रटने पे नहीं, फॉर्मेट को समझने में ध्यान दो कि माइंडसेट किसके पीछे का क्या है। जैसे रिपोर्ट राइटिंग है तो वो एक रिपोर्टर लिख रहा है और वो फैक्ट्स बता रहा है, स्टोरी नहीं बता रहा। और वहीं पे अगर हम बात करें तो रिपोर्ट सिचुएशन एनालिसिस एक मैनेजर लिख रहा है, जो मैनेजर सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और प्रॉब्लम को फाइंड करके उसका सॉल्यूशन बता रहा है, एनालाइज कर रहा है उस चीज को, और अपना कोई अपना ओपिनियन नहीं लिख रहा है, केवल वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्यूशन बता रहा है। वैसे प्रेसी राइटिंग में तुम्हें केवल और केवल एक फ्लो चार्ट बनाना है, जिसमें तुम्हें बताना है क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका रिजल्ट क्या आया। उसमें तुम्हें कोई चीज लिखनी नहीं है, बस चीजें कट करनी है, सिंपल। और जो ईमेल राइटिंग होती है उस पर 12 स्टेप होते हैं जिसपे तुम्हें ईमेल को लिखना होता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन लिख रहा है, तुम लिख रहे हो या कोई और लिख रहा है। अगर तुम कोई कस्टमर हो तो कस्टमर बैंक को लिख रहा है, या बैंक है तो कस्टमर को लिख रहा है। और वहां पे तुम्हारी इंग्लिश चेक नहीं होती, वहां पे केवल तुम्हारा ये, तुमको इस एरियाज में सोचना है कि तुम कौन हो, क्यों लिख रहे हो और तुम्हारा रीजन क्या है, उद्देश्य क्या है। और वहां पे तुम्हें डिटेल्स अच्छे से फिल करनी होती है, रिक्वेस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कौन कर रहा है, और तुम्हारा रीजन पर्पस क्लियर होना चाहिए। अब बताओ, क्या तुम्हें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे होती है, कैसे लिखते हैं, समझ पे आई है? और क्या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ सर, अब हमको लग रहा है कि हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को अच्छे से कर सकते हैं? और बाकी तो फिर क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा, जब उसका सॉल्यूशन प्रॉपर स्टैंडर्ड आंसर्स बताऊंगा कैसे लिखते हैं, तो उस पर हम बहुत अच्छे से फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि इसी यूट्यूब चैनल में मैं तुम्हें एक एक आंसर बताऊं, तो मुझे कमेंट करके पक्का बता देना। और बाकी जो हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, 30 मार्क्स के इस बार है, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम इसका आंसर कर लोगे। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बट माइंडसेट की बात होती है कि तुम किस माइंडसेट से कर रहे हो चीजों को। मिनिमम माइंडसेट के लिए नहीं, मैक्सिमम मार्क्स को रीच करने के लिए तुम्हें पढ़ना है। तो ये आज का सेशन था, आई होप तुम्हें बहुत ही मजा आया होगा, और इस चीज को अपने माइंड में बिठाना। और अगर तुम्हें चाहिए होगी क्लास तो मुझे कमेंट में पक्का बताना। और मैं हमेशा बोलता हूं, तब तक के लिए लाइफ में करते रहो मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहो मेरे साथ, निकलेगा एग्जाम। बाय बाय दोस्तों, शब्बा खैर।